Hello everyone, this is a continued and second part of June 2023 paper. So let us begin and continue with the paper. डिफाइन एंटीबॉडीज़ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की, एंटीबॉडीज़ वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो आईजीजी या हम कह सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर फाउंड इन ब्लड, टिश्यू फ्लूइड्स एंड वेरियस सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है एंड आर सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। हमारी बॉडी में बी सेल्स जो होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं प्लाज्मा सेल्स को, और प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं: आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एंटीबॉडी ऑन द टाइप ऑफ द हैवी चेन। तो बेसिकली हैवी चेन पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी हैवी चेन प्रेजेंट होगी, कौन सी चेन प्रेजेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली एंटीबॉडी का नेम होता है। The pharmablast cells of lymphoid tissue produces large Y-shaped molecules called antibodies. The circulating antibodies provide humoral immunity which does not last longer like cellular immunity. जो हमारी एंटीबॉडी mediated immunity होती है वो उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती जितनी CMI होती है, सेल mediated immunity होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में AMI तभी बेसिकली रिक्रूट होती है, काम करना शुरू करती है जब एंटीजन प्रेजेंट होता है। और जब एंटीजन आएगा, एंटीजन प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद जाके बी सेल्स एक्टिवेट होंगे और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। And also does not act on small quantity of antigen. These proteins are involved in immunological reactions and therefore are also known as immunoglobulins। क्योंकि ये प्रोटीन है और ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में काम कर रहे हैं, इसीलिए प्रोटीन की वजह से नाम है ग्लोबुलिन और इम्यूनोलॉजिकल की वजह से नाम है इम्यूनो। तो एंटीबॉडीज़ को हम नॉर्मली इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें बेसिक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, तो एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लाइट चेन और हैवी चेन के अपने वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। जैसे ये जो VH है, दैट मीन्स दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। VL मीन्स द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। CH मतलब कि द कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। अगर आप यहाँ पे देखो CH2 CH2 CH3, और CL मतलब कि द कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें मिलेगा। ठीक है, बोथ द चेन्स, चाहे वो लाइट चेन और हैवी चेन हो, लाइट चेन और हैवी चेन, इनके बीच में भी लिंकेज कौन सी है? SS मतलब कि डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट है। दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, वेयर एज हैवी चेन एंड हैवी चेन इटसेल्फ आर लिंक्ड थ्रू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। जो इसका एंटीजन जहाँ पे बाइंड करता है उस साइड पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसको हम अमीनो साइड से रिकोगनाइज कर सकते हैं। वेयर एज द अदर एंड, जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट होता है, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो बिगिनिंग का पार्ट है उसको बोलते हैं FAB फ्रेगमेंट, और जो लास्ट का पार्ट है उसको बोलते हैं FC फ्रेगमेंट, क्योंकि वो क्रिस्टलाइज होकर कॉन्स्टेंट रीजन, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंट रीजन्स प्रेजेंट है, और ये FAB बिकॉज यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है। अगर हम बात करें एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ में हमारे पास है IgA, D, E, G और M। ये डिपेंड करते हैं, अगर अल्फा चेन है तो उस इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम हो जाता है IgA, डेल्टा चेन प्रेजेंट होती है तो IgD, एप्सिलॉन चेन प्रेजेंट होती है तो IgE, गामा चेन प्रेजेंट है तो IgG, और अगर M हो गया M के लिए, म्यू चेन के लिए। फाउंड इन म्यूकस, सलाइवरी, टीयर्स एंड ब्रेस्ट। तो बेसिकली IgA जो है वो हमारे जितने भी बॉडी सिक्रीशंस होते हैं ना यूजुअली, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा के अंदर, टीयर के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, एंड इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ये ज़्यादातर डायमेरिक होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं थ्रू अ प्रोटीन। IgD की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ B सेल रिसेप्टर, एक्टिवेट्स बेसोफिल एंड मास्ट सेल। IgE जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है पैरासिटिक वर्म से और एलर्जिक रिएक्शन से। तो जब भी एलर्जी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है तो उस केस में IgE बढ़ जाता है। IgG, इट इज secreted by plasma cells able to cross the placenta in the fetus। यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, मतलब कि अगर मदर की बॉडी में IgG एंटीबॉडीज़ है तो वो क्रॉस करके फीटस की, मतलब कि बेबी की बॉडी के अंदर एंटर कर सकती हैं। और IgG ही ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो रिक्रूट होती हैं, जो प्री डोमिनेंट करती हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यही हमने फिलअप में भी देखा था बिगनिंग में, इन द फर्स्ट पार्ट। IgM जो होती है कैन बी अटैच टू द सर्फेस ऑफ अ बी सेल और सिक्रीटेड इनटू ब्लड, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्टेजेस ऑफ इम्यूनिटी। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन एंटर हुई या हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करा, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी काम करेगी वो कौन सी होगी? IgM। और IgM सबसे ज़्यादा, इसको मिलियन एंटीबॉडी भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे 5 एंटीबॉडीज़ मिलके एक यूनिट बनता है। ठीक है, तो ये पेंटामेरिक है। प्लस इसकी बाइंडिंग साइट्स की अगर हम बात करें तो इसकी बाइंडिंग साइट्स कितनी हैं? 10।
क्योंकि हर एक एंटीबॉडी की, अगर आप देखो यहाँ पे भी, अगर आप पिक्चर को देखो तो हर एक एंटीबॉडी की 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, बिकॉज यहाँ और यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करती है। तो अगर आईजीएम के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, दैट मीन्स वो एक टाइम पे कितने एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकती है, 10 एंटीजन्स के साथ। तो आईजीएम ही एक ऐसी एंटीबॉडी होती है विच कैन कॉज अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन आईजीएम की वजह से ईजिली हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट आइसोटाइप्स। अगर इनके IgG कैन परसिस्ट फॉर मेनी मंथ्स एंड ईयर्स फॉलोइंग इन्फेक्शन, तो उसका लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है। IgG हेल्प इन क्लियरेंस ऑफ पैथोजन एंड टॉक्सिन बाय इनिशिएटिंग फैगोसाइटोसिस। हमने ये पहले भी पढ़ा था इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स में कि फैगोसाइटोसिस में भी, ऑप्सोनाइजेशन में भी, कि प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू या कभी कभी एंटीजन जो होता है वो इतना ईजिली ससेप्टेबल नहीं होता फैगोसाइटोसिस के लिए, तो एंटीबॉडीज़ उसको मार्क करती हैं। उन एंटीबॉडी से मार्क होने के बाद वो मतलब हम कह सकते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स उसको जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, या मोनोसाइट्स उसको जल्दी रिकॉग्नाइज करके उसको फैगोसाइटोस कर देते हैं। IgA इज द एंटीबॉडी विच इज फाउंड इन सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द बॉडी ईजिली, तो हमारी बॉडी सिक्रीशंस के अंदर ये प्रेजेंट होती है। दे एक्ट एज द फर्स्ट डिफेंस इन द म्यूकोसल टिश्यूज ऑफ इंटेस्टाइन, नोज एंड लंग्स। IgM जो है वो रिसेप्टर होते हैं बी सेल पे और इन्हांस करते हैं फैगोसाइटोसिस को। IgE जो होते हैं वो प्री डोमिनेंट एंटीबॉडी है विच पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शंस में या पैरासिटिक इन्फेक्शन में। सबसे मेन एंटीबॉडी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, IgE। और अगर हम IgD की बात करें, वो भी बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करता है और हेल्प करता है इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। सो दिस वॉज अबाउट दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज वैक्सीनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। दो आई हैव पुट द डिटेल्ड वीडियो ऑफ वैक्सीन्स, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट इफ नीडेड, बिकॉज बहुत बार देखो पेपर्स में क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। अभी ये क्वेश्चन 8 मार्क का आ रहा है या 5 मार्क का आ रहा है, हो सकता है किसी में 10 मार्क का है या ये 5 मार्क का है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आप सिर्फ पेपर्स पे फोकस कर रहे हो, अगर आप पेपर्स पे फोकस कर रहे हो तो पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करो, नो मैटर वो 5 मार्क्स में आए या 10 मार्क्स में। Well, moving on, vaccination is a process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease. हम सबको पता है, हम सब ने इस टाइम तक, इस टाइम ऑफ अपने लाइफ स्पैन तक आप सब ने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा है, देखा है, वैक्सीन्स लगवाए हैं। और कुछ नहीं तो आई गेस कोरोना के कोविड टाइम में वैक्सीनेशन के बारे में सबको पता चल गया कि वैक्सीन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली दोज आर सर्टेन वीकेंड जर्म्स या इनएक्टिवेटेड जर्म्स या पार्ट या फ्रैगमेंट्स ऑफ जर्म्स, माइक्रोब्स विच आर एंटर इन टू आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, सो दैट हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना सीख जाए, उसको किल करना सीख जाए, और उसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बेटर हो जाए। So vaccination is a process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease by the administration of vaccine. Vaccine stimulate करता है हमारे बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम को कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए, वो ऐसे सेल्स बनाए जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन और डिजीज़। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स की, आई हैव पुट द टेबल हेयर जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, बट आई सजेस्ट दैट यू शुड लर्न इट इन डिटेल, ऑल द टाइप्स एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, अब कुछ वैक्सीन होती हैं जो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन होती हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर या तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को डाला जाता है मतलब किल्ड, या लाइव एटेनुएटेड मतलब लाइव माइक्रोब्स होते हैं बट वीकेंड होते हैं। तो इनएक्टिवेटेड का एग्जांपल हो गया रेबीज और लाइव एटेनुएटेड का एग्जांपल हो गया स्मॉल पॉक्स। सर्टेन वैक्सीन नेक्स्ट टाइप की वैक्सीन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर प्योरीफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स डाले जाते हैं, मतलब किसी भी माइक्रोब के मैक्रोमोलिक्यूल्स को प्योरीफाई करके उनसे वैक्सीन बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के पॉलीसेकेराइड जो उसकी कैप्सूल होती है उसके पॉलीसेकेराइड से वैक्सीन बनती है। ऐसा किस केस में होता है, न्यूमोकोकल निमोनिया के डिजीज़ के अगेंस्ट होता है। टेटनस और डिप्थीरिया, इन दोनों को इंपॉर्टेंटली याद रखना, ये टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाते हैं, मतलब कि टेटनस और डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उन टॉक्सिन्स को यूज़ करके हमारी मतलब वैक्सीन्स प्रिपेयर करी जाती हैं। सो दीज आर टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। प्रोटीन कॉन्जुगेट्स की हेल्प से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल इन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट में 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करा और उससे वैक्सीन बनाई, एज इन हेपेटाइटिस बी। डीएनए वैक्सीन, एज द नेम सजेस्ट माइक्रोब के डीएनए को लेके उससे वैक्सीन बनाई गई है, as in influenza, herpes, which are under human testing. They are not successfully used yet. They are under the clinical trial process. Subunit vaccine, मतलब कि हमने माइक्रोब का कोई यूनिट ले लिया, कोई मान लो कोई प्रोटीन का यूनिट ले लिया या डीएनए का कोई फ्रैगमेंट ले लिया या आरएनए का कोई फ्रैगमेंट ले लिया, उससे वैक्सीन बना दी, एज इन इन्फ्लुएंजा। So about different type of vaccines, you can check the link in the description.
So this is one more table which you can learn for your examination. The next question, what is immune deficiency? How our immune system prevents autoimmunity? Immune deficiency क्या होती है और हमारा system हमें autoimmunity से कैसे prevent करता है? What is immune deficiency? Explain how our immune system prevents autoimmunity. Immune deficiency is a state of condition where the ability of immune system to fight infection is compromised. Immune system हमारा अच्छा है, मतलब कि हम जल्दी बीमार नहीं हो रहे हैं, हम माइक्रोब से डिजीजेस के अगेंस्ट ईजिली फाइट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब कि वो इम्यूनो डेफिशिएंट है, उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, तो इसका मतलब ये है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वो पार्शली या टोटली डिजीजेस के थ्रू फाइट नहीं कर पा रहा. वो लोग या वो बच्चे या दैट individual usually falls sick very frequently. It is also known as immunocompromisation. Immune deficiency is of two types, primary and secondary. Primary immune deficiency is also known as congenital, where the individual has inherent weak immune system. जहाँ पे उस person का by birth ही immune system weak है, that is genetic. Secondary immune deficiency is also known as acquired immune deficiency, as an individual may acquire it from environmental factors like infection, chemotherapy, malnutrition. Secondary immunodeficiency में क्या होता है? सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी में जो इंडिविजुअल है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है या उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट कैन बी मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं है, अच्छे से मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो बॉडी के अंदर अच्छे से इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा. मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर दैट पर्सन हैज़ सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज़, अभी वो किसी बीमारी से उठा है, या अभी उसको कोई बीमारी हुई है, मान लो टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अभी उसकी बॉडी वीक है. In that case also he or she is not capable of fighting more of diseases very well. या फिर कोई एक लॉन्ग टर्म डिजीज हो गया लाइक कैंसर, तो कैंसर में भी जब द पर्सन इज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी या ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर विच इज़ अ वेरी सीवियर डिजीज. इसके अलावा कुछ डिजीजेस हो जाते हैं जैसे कि HIV, एड्स, वो तो है ही एक इम्यून सिस्टम का डिजीज जिसमें फॉर श्योर इम्यून सिस्टम वीक हो ही जाता है, ठीक है. उसके अलावा कुछ डिजीजेस हो गए जैसे कि जो डायबिटिक लोग होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं कुछ डिजीजेस के, कुछ इन्फेक्शंस के, लाइक स्किन इन्फेक्शन हो गए कुछ, तो वहाँ पे उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. सो ऑल दीज इम्यून डेफिशिएंसीज विच आर एक्वायर्ड ड्यू टू आर लाइफ स्टाइल और एनी इन्फेक्शन और एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर, दोज आर सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी. One of the most important feature of immune system is the ability to differentiate self from foreign entity. देखो बेटा, इम्यून सिस्टम का मेनली काम क्या है कि अगर कोई भी एक बैक्टीरिया या वायरस या मान लो कोई भी एक फॉरेन एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके अगेंस्ट टी सेल्स बनेंगे या बी सेल्स बनेंगे या एंटीबॉडीज़ बनेंगी, या फिर मान लो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, तो मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है. एट द एंड पर्पज़ क्या है, इस सेल को किल कर देना. अब इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे इम्यून सिस्टम को होनी चाहिए कि उसको कौन से सेल को किल करना है. हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो उसको ये रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है कौन सा सेल सेल्फ है, कौन सा सेल नॉन सेल्फ है. मतलब कि अपनी बॉडी के, खुद की बॉडी के सेल्स को कुछ भी हार्म नहीं करना, उनको किल नहीं करना, उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करना. वेयर एज अगर कोई दूसरा सेल, कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ दिस सेल इज़ नॉन सेल्फ, और फिर वो उसको किल करे. दिस इज़ हाउ आवर बॉडी प्रिवेंट्स ऑटो इम्यूनिटी. क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, अपने ही सेल को, मान लो हमारी बॉडी को ही कोई सेल है, हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा कि ये खुद का है, उसे लगा कि ये कोई फॉरेन एंटीजन है, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब है, और इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके अपनी ही बॉडी के सेल्स को हार्म करना या किल करना शुरू कर दिया. नाउ इन दैट केस दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे ऑटो इम्यूनिटी को रोकेगा, वो ऑटो इम्यूनिटी को रोकेगा थ्रू टॉलरेंस. उसको ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो खुद के सेल्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करना, जो फॉरेन सेल्स हैं, जो नॉन सेल्फ है, उनके अगेंस्ट करना है. So one of the important feature of the immune system is the ability to differentiate self from foreign entity. The components that are central in differentiating the foreign substances are the antibodies and T cells. अब इसमें सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, T cells और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि जो भी एंटीजन है वो सेल्फ है या फॉरेन है. अगर आपने इम्यून सिस्टम की जो इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि देर आर सर्टेन पैम्प्स, देर आर सर्टेन PRRs जो हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को टू रिकॉग्नाइज सेल्फ वर्सेज नॉन सेल्फ. When these components fail to recognize self, they generate antibodies. और अगर ये इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे कि ये सेल सेल्फ है,
खुद का है या ये नॉन सेल्फ है, मतलब ये कोई फॉरेन सेल है और वो इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दे, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोज टी सेल्स आर जनरेटेड अगेंस्ट ओन सेल्स आर नोन एज सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स, उनको क्या बोलेंगे, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स। एंड द एंटीबॉडीज आर नोन एज auto antibodies. These mechanisms within our body to check and ensure the removal of such reactive tests. हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि मान लो अगर कोई टी सेल्स हैं जो सेल्फ रिएक्टिव ही हो गए, अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टी सेल्स हैं, बहुत सारे बी सेल्स हैं, अब उनमें से मान लो कुछ ऐसे टी सेल्स हो गए जो खुद के ही एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने लग गए, तो हमारी बॉडी के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो उन टी सेल्स को ख़त्म करे, हमारे सिस्टम से रिमूव करे। ठीक है, सो देर आर mechanisms within our body to check and ensure the removal of such reactive cells. These mechanisms are known as tolerance. During maturation of B cell and T cell in the bone marrow and thymus, the cell carrying self receptors or antibodies are eliminated. ये अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी एक क्वेश्चन करा था, ओवर देयर ऑल्सो वी हैव स्टडीड द सेम थिंग। जस्ट अ सेकेंड। दिस पॉजिटिव सिलेक्शन एंड नेगेटिव सिलेक्शन, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव सिलेक्शन में सबसे पहले ये उन टी सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो इम्यून सिस्टम जनरेट कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। नेगेटिव सिलेक्शन में जो खुद के ही सेल्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स, जो टी सेल्स हो जो खुद के ही सेल्स को हार्म कर रहे हो, नेगेटिव सिलेक्शन में उन सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज नोन एज सेंट्रल टॉलरेंस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल tolerance. However, the elimination is not absolute and some reactive cells escape into circulation. These cells are trapped and eliminated in the lymph organs that are located. तो बेसिकली हर प्रोसेस क्योंकि एक्यूरेट नहीं होता, अब इन्होंने काफ़ी हमारे मैकेनिज्म, हमारी बॉडी काफ़ी सारे सेल्फ रिएक्टिंग सेल्स को एलिमिनेट कर देगी, लेकिन उसके बाद फिर भी कुछ सेल्स हैं जो मे बी बच जाएंगे और हमारे ब्लड हमारी सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दी सेल्स, ये वाले जो सेल्स हैं अब ये सर्कुलेशन के अंदर आ गए, हमारे लिम्फ ऑर्गन्स के अंदर आ गए, हमारे लिम्फ के अंदर आ गए, यहाँ पे काम करेगा पेरिफेरल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस मतलब कि अब जब ये सर्कुलेशन में आ गए तो सर्कुलेशन में इनको चेक करके फाइंड आउट करके रिमूव करा जाएगा। In addition, the activated lymphocytes have a short lifespan and they ultimately die by apoptosis or programmed cell death. उसके अलावा जो भी lymphocytes है, चाहे वो B cells हैं, T cells है, वो उनका एक short lifespan होता है। अगर वो एक immune response generate कर भी रहे हैं तो they soon will die due to apoptosis which is programmed cell death. These mechanisms safeguard the body from self-reactive cells under normal physiological condition. When all the tolerance mechanism break down and fail, लेकिन अगर हमारी बॉडी का ये जो टॉलरेंस मैकेनिज्म है जिसमें वो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को एलिमिनेट करते हैं, अगर ये फेल हो जाए तो दैट मीन्स हमारी बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट जो सेल्स रिएक्ट कर रही हैं उनको नहीं रोक पाएगी एंड दैट विल लीड टू ऑटो इम्यूनिटी। The last question, what are the different types of hypersensitivities according to Gels and Coombs? Gels and Coombs ने hypersensitivity को classify करा था 4 types में. The type 1 hypersensitivity, it is mediated by antibody of certain class, specifically IgE. तो ये antibody mediated होती है, मतलब इसमें antibody काम कर रही होती है, और कौन सी antibody? IgE. क्योंकि hypersensitivity अगर आप एक overall एक general term हम hypersensitivity को देना, so it is an allergy. अब allergy के भी different types होते हैं, तो type 1 में हमारी mainly antibody काम कौन सी कर रही है? IgE. They react with allergens and activate mast cell and basophils. ये allergens के साथ, foreign antigens के साथ react करती है और हमारे mast cell और basophil को activate करती है. Allergy comes under type 1 hypersensitivity. Type 2 hypersensitivity, it is also known as antibody mediated hypersensitivity, since it involves IgG and IgM that are directed against cells with the allergens of extracellular matrix. यहाँ पे मेनली एंटीबॉडीज कौन सी इन्वॉल्व है? IgG इन्वॉल्व है और IgM इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो भी हमारे एलर्जेंस हैं उनके अगेंस्ट डायरेक्ट काम करती है. द अनदर टाइप इज टाइप 3 hypersensitivity. It is a condition that arises due to delayed clearance of antigen-antibody complex that result in accumulation of complexes in tissues and blood, and this is also known as immune complex disease. देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये कॉम्प्लेक्स का या तो फैगोसाइटोस हो जाता है या ऑप्सोनाइजेशन होती है, तो किसी भी तरह ये न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. लेकिन अगर अंडर एनी कंडीशन, किसी भी डिजीज कंडीशन में या किसी भी फेलियर की वजह से ये एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन कर गया, मतलब कोई एक एंटीजन था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, ये एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन भी कर गए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी से मूव नहीं हुआ, तो उस टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी को हम बोलेंगे टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज.
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अगर आप देखो फर्स्ट और सेकंड कौन सी है, एंटीबॉडी मीडिएटेड। थर्ड कौन सी है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। यहाँ पे फोर्थ वाली कौन सी है, इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी बोल रहे हैं, और यहाँ पे सेल मीडिएटेड है, वेयर द इम्यून रिएक्शन टेक्स सेवरल डेज टू डेवलप। यहाँ पे इम्यून रिएक्शन को जनरेट होने में, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ दिन लग जाते हैं। दे आर मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स विच इन अदर टाइप्स आर मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। यहाँ पे जो मेन काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स, मतलब कि सेल मीडिएटेड है। बाकी की जितने भी हैं उनमें बेसिकली कौन किसके थ्रू मीडिएशन हो रही है, एंटीबॉडीज के थ्रू मीडिएशन हो रही है। हाइपर सेंसिटिविटी itself is also a very important topic, so please go and इसको भी आप डिटेल में पढ़ो, बिकॉज हो सकता है कि ये भी नेक्स्ट पेपर में या फर्दर इट मे कम इन 10 मार्क्स एज वेल, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी एक पेपर में आपको शॉर्ट नोट आ जाए कि सिर्फ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी पे एक शॉर्ट नोट लिखो, सिर्फ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पे एक शॉर्ट नोट लिखो। सो इन दैट केस आई सजेस्ट कि हाइपर सेंसिटिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड लर्न इट इन डिटेल. So thanks for watching. All the best. Keep studying.